हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वांग जियान पवेलियन के जो एंसेस्टर होते हैं वो स्वॉर्ड बटल पॉइंट से बाहर आ गए होते हैं। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं कि अगर मुझे स्वॉर्ड कल्टीवेशन की पीक पे जाना है तो मेरे पास में ना स्वॉर्ड आउट होना ही चाहिए। और पिछले पूरे 1000 साल से मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन अब जाके ना मुझे पता चल चुका है कि सिर्फ कल्टीवेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक कि मुझे यहाँ पे गॉड गाइड नहीं करेंगे मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। और वैसे ही मेरे बच्चों को मेरी काफी जरूरत है, तो ऐसे में बाहर आके इनकी हेल्प करना सबसे बेस्ट रहेगा। क्या पता इन सब चीजों के बीच में मुझे कोई बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मैं यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूं। फिर एंसेस्टर वहाँ पे तीनों की बॉडी को चेक करने लगते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर जो हमारा सेक्ट था ना वो इतना नीचे कैसे गिर गया। जियान, तुम हमारे सेक्ट के ना लीडर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी कंडीशन कितनी कम है। अभी तक तुम ना सिर्फ वॉर एलम के अर्ली स्टेज पर ही हो। जिस सेट का लीडर इतना कमजोर होगा आखिर से कौन ही ज्वाइन करना चाहेगा। आगे वो सभी लोग वांग जियान सेट के मेन हॉल में आ गए होते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि फटाफट से मुझे बताओ कि पिछले 1000 साल के अंदर यहाँ पे क्या क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जियान बोल रहे होते हैं एंसेस्टर ये वो सारी चीजें थी जो कि आपके ना सेक्लूजन में जाने के बाद हुई थी। पिछले 1000 साल में जितनी बड़े इवेंट हुए हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे जान के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी जनरेशन के जितने मास्टर्स थे वो सभी के सभी मारे गए और कोई भी कल्टीवेशन के अंदर उस लेवल को अचीव कर ही नहीं पाया जो कि वो चाहते थे। लगता है कि अपनी जनरेशन से मैं अकेला ही बचाऊं। लीडर जियान बोल रहे होते हैं एंसेस्टर ऐसी बात नहीं है कि जो हमारा सेक्ट है ना वो अकेले नीचे गिरा है। बाकी सारी होली प्लेसेस जो कि पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे उनका लेवल भी काफी नीचे आ चुका है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि झोंगजू कॉन्टिनेंट जो के वक्त में हुआ करता था ना, आज इस कॉन्टिनेंट के पास में उतनी पावर नहीं है। हर एक होली लैंड काफी नीचे आ चुका है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, सभी के एंसेस्टर्स ने ये करके दुनिया छोड़ दी है। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि हम लोग तो काफी ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि आप हमारे बीच में हो और इसी वजह से हमारे पास में ना बहुत ही कमाल का मौका है कि पूरे झोंगजू कंटेंट के अंदर हम सबसे आगे निकल जाएं। आपको पता है बाकी सारे सेट के एंसेस्टर मर चुके हैं, इसी वजह से कभी भी लोगों ने ना हमें भरोसा नहीं किया। हम लोगों ने सभी लोगों से कहा था कि जो हमारे एंसेस्टर हैं अभी वो सेक्लूजन में है और हमने उन लोगों को यही बताया था कि पूरे झोंगजू कंटेंट के अंदर आप ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन आपको पता है सभी लोग के मरने की वजह से किसी ने बिलीव ही नहीं किया कि आप जिंदा हो सकते हो। सभी लोग को लगता था कि खुद को गिट दिखाने के लिए हम लोग झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से लास्ट में ना मुझे आप ही के पास में आना पड़ा ताकि हम लोग दुनिया को प्रूव कर सके कि सच में ना आप एग्जिस्ट करते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आने के बाद में यहाँ पे सारे लोग हमारी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे और उन लोगों को पता चल जाएगा कि जो भी कुछ हम लोग कह रहे थे वो झूठ नहीं था। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तुमने ये तो बता दिया कि हमारा झोंगजू का लेवल पहले से काफी ज्यादा गिर चुका है, लेकिन तुमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि आखिर हमारा लेवल इतना नीचे गिर कैसे गया और आखिर जो मेरे वक्त जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो कैसे मारे गए। मुझे याद है ना कि वो सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, इतने इजीली ना तो वो लोग नहीं मरने वाले थे। लीडर जियान बोल रहे होते हैं एंसेस्टर एक चीज के बारे में ना मैं आपको बताना भूल गया। पिछले 1000 साल में हुआ ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है जिसके बारे में जानना आपके तो खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से कुछ दिनों पहले मॉडल सॉन्ग को बजाया गया था और उस सॉन्ग ने ना बहुत से डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया। आपको पता है नेलनिंग का पूरा बेस था ना वो हिल गया था। सभी लोग कह रहे हैं कि फीमेल डेविल एम्परर जो कि अभी तक सील्ड थी वो बाहर आने वाली है और जो डीमंस है ना वो तो तैयार भी कर रहे हैं। डीमंस कह रहे हैं कि जैसे डेविल एम्परर बाहर आएगी वो हम पे अटैक कर देंगे और कहानी के हिसाब से भी यही कहा गया था कि जब भी फिर से मॉडल सॉन्ग बजेगा तब डेविल एम्परर बाहर आएगी और ये चीज तो सभी ने विटनेस करी थी कि वो सॉन्ग बज चुका है। घबराते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे म्यूजिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इकलौती सी चीज है जो कि डेविल एम्परर के ना कॉफिन को ब्रेक कर सकती है। खुद को सील करते वक्त डेविल एम्परर ने कहा था कि जब उनका लेवल वापस लौटेगा सिर्फ वही होगा जो कि गाने को बजा पाएगा और जब तक उनका लेवल वापस नहीं आएगा वो बाहर नहीं निकलेंगी। अब जबकि गाना बज चुका है इसका मतलब डेविल एम्परर बाहर निकलने वाली है और कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम के हिसाब से भी डेविल एम्परर थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। उन्हें उस टाइम में भी ना सिर्फ एक ही बंदा रोक पाया था, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि उनको रोक सके। अगर जो डेविल एम्परर वो बाहर आ गई तो हमारा झोंगजू कंटेंट काफी खतरे में आ जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि डेविल एम्परर का बाहर आना और झोंगजू का खत्म होना एक चीज है। जब तक कि वो बाहर नहीं आ रही ना यही हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। डेविल एम्परर एक बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। ऐसा भी तुम कह सकते हो ना कि वो बिल्कुल इनविंसिबल है। अभी जिस पावर लेवल पे मैं हूं ना मैं उसे टच नहीं कर सकता। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं कि मैंने भले ही ना ये मोटर स्पॉट हार्ट को भी कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन फिर मुझे पता है कि डेविल एम्परर के सामने मैं कुछ नहीं हूँ क्योंकि डेविल एम्परर डेविल टेक्निक्स की पीक पे है और वहीं अपने कल्टीवेशन आर्ट के ना मैं पीक पे खड़ा नहीं हूँ। अब जबकि मेरे एरा के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं तो ऐसे में ना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सभी लोगों को बचाऊं। अगर मैं ही पावरफुल नहीं होऊंगा तो मैं सब लोगों को बचाऊंगा कैसे। अगर जो डेविल एम्परर वो बाहर आई तो सबसे पहले उसकी फाइट मुझसे ही होगी और अभी तो ना मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मेरे पास जीतने कितने चांसेस हैं।
या फिर मैं डेविल एम्पर के सामने खड़ा भी हो पाऊंगा या नहीं। मुझे कभी नहीं लगा था कि जब मैं सेक्लूजन से बाहर निकलूंगा तब मेरा झोंजो कॉन्टिनेंट तबाह होने के कगार पे होगा। इन जूनियर्स को नहीं पता कि इनकी तरफ ना कितना बड़ा खतरा बढ़ रहा है। लीडर जियान बोल रहे होते हैं, पैट्रियार्क आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है इस वर्ल्ड में ना सिर्फ बुरी चीजें नहीं हुई है, एक ना काफी अच्छी चीज भी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जो टाइटन होइलैंड वाले हैं ना, उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ डीमंस ही नहीं है जिनके पास में बहुत सारे पावरफुल बंदे हैं, हम ह्यूमंस के पास में भी ना एम्पर लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। और एक एम्पर लेवल के कल्टीवेटर की जो ब्लेसिंग है वो टाइटन होइलैंड और पॉपुलर होइलैंड पे आ रखी है। इसी वजह से रिसेंटली वो लोग ना इतना ग्रो कर रहे हैं, वरना आपको लगता है खुद के दम पे वो इतना ग्रो कर जाते हैं। और ये चीज ना काफी ज्यादा एविडेंट भी है, सभी लोग देख सकते हैं कि दोनों होइलैंड काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और जिनके होली मास्टर्स है ना उनका लेवल काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर इतने पावरफुल है कोई ब्लेस करके पावरफुल बना सकता है तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि वो बंदा कितना पावरफुल होगा। तभी चिल्लाते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, बेवकूफ अपना मुंह बंद कर लो। किसी ने भी कह दिया कि किसी के पास में एम्पर कल्टीवेशन है और तुमने इस बात पे बिलीव भी कर लिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि आखिर एक एम्पर कल्टीवेटर कितना पावरफुल होता है? सिर्फ कहने से ना कोई एम्पर लेवल नहीं बन जाता। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं कि पूरी हिस्ट्री के अंदर शायद ही कोई होगा जो कि एम्पर कल्टीवेशन को हासिल कर पाया होगा। कहते हैं कि जो एम्पर लेवल कल्टीवेटर होते हैं वो कल्टीवेशन के अंदर अपना रास्ता निकालते हैं और पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर वो ग्रेटेस्ट होते हैं। वो लोग सिर्फ अपनी सोच का यूज करते हुए कहीं पे भी डिजास्टर लेके आ सकते हैं, या फिर उनके सिर्फ एक बार ऑर्डर करने पे हेवंस को भी ना जमीन पे आना पड़ेगा। ऐसा बंदा आज के डेट में अर्थ पे एग्जिस्ट कर जाए ये हो ही नहीं सकता। असल में अर्थ पे इतनी पावर ही नहीं कितने पावरफुल बंदे को संभाल ले। लीडर जियान बोल रहे होते हैं, मास्टर इस डिसाइपल को माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रहा हूँ ना वो अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें ना दो होइलॉर्ड ने कही है और उन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ा रहा था। उन लोगों ने काफी श्योरिटी से कहा है कि उनके ऊपर ना एक एम्परर की ब्लेसिंग है, इसी वजह से मैं ये बात आपको बता रहा था। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा कंटेंट में सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे दोनों होइलॉर्ड के ऊपर ना एम्परर की ब्लेसिंग है। अगर आप चाहें तो आप ये बात उनसे कंफर्म कर सकते हो। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं कि होइलॉर्ड की पोजीशन एक बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है। इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के दो होइलॉर्ड झूठ तो नहीं बोलेंगे और डेफिनेटली उन लोगों को भी अच्छे से पता होगा ना कि आखिर एक एम्पर लेवल कल्टीवेटर क्या होता है। क्या इसका मतलब सच है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक एम्पर रहते हैं? मुझे तो लग रहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, पर अगर सच में कोई एम्पर एग्जिस्ट करते हैं ना तो उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो एम्पर का एग्जिस्ट करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर स्वॉर्डमैनशिप के अंदर वो एम्पर मुझे गाइड कर देते ना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। पक्का से गाइडेंस के बाद में ना मैं स्वॉर्डमैनशिप की पीके पहुंच जाता। वैसे में मैं 1000 साल से सेक्लूजन में हूँ और कल्टीवेट करने से तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। लगता है कि अब मुझे भी एम्पर से ना मिलना ही होगा। सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एम्पर ही है जो कि ब्रेक थ्रू करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, जियान होइल और टाइजवान से तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं? लीडर जियान बोल रहे होते हैं कि मेरे रिलेशन ना उनसे ठीक ठाक ही है, ना ही वो ज्यादा खराब है और ना ही कुछ खास अच्छे। मैं उनका अपना दोस्त तो नहीं कह सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। वैसे एक सेकंड रुको, आप ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन एम्पर लेवल कल्टीवेटर से आपको मिलना है? एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, हाँ मुझे उनसे मिलना है। अगर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कोई इतना पावरफुल बंदा एग्जिस्ट करता है तो उनसे गाइडेंस लेना तो बनता ही है ना। क्या पता उनसे गाइडेंस लेने के बाद में हम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएं। देखो यहाँ पे जो बाकी होइलॉर्ड्स है ना वो एम्पर से हाथ मिला के पावरफुल बन रहे हैं, और अगर ऐसे में हमने एम्पर से मिलने में लेट कर दिया ना तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वैसे भी हमारे झोंझू कॉन्टिनेंट को पावरफुलों की जरूरत है क्योंकि इसका अंत ना बेहद ही करीब है। तो इसी वजह से हम अपनी कल्टीवेशन जितना बढ़ा ले उतना ही बेटर होगा। एटलीस्ट फाइनल फाइट के अंदर हम अच्छा काम कर पाएंगे, और भले अगर हम लोग हार भी गए ना तो हम लोग खुशी खुशी हार के एक्सेप्ट कर पाएंगे। लीडर जियान सोच रहे होते हैं कि एंसेस्टर यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि झोंझू कॉन्टिनेंट जल्दी खत्म होने वाला है। लगता है यहाँ पे एंसेस्टर ये बोल रहे हैं ना कि ये काफी बूढ़े हो चुके हैं और जल्दी है ना ये मरने वाले हैं। ये यहाँ पे इसी वजह से बोलते हैं झोंझू कॉन्टिनेंट खत्म होने वाला है क्योंकि ये अपने मरने का ना मुझे हिंट दे रहे थे। वैसे भी अभी झोंझू कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिसको देख के लग रहा है कि हम लोग खत्म होने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि हमारे पैट्रियार्क खत्म हो जाएंगे। सच में हमारे पैट्रियार्क ने ना एक काफी अच्छी लाइफ देखी है। बस मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट अपने मरने से पहले ना हमारे सेट को ना उसी लेवल पहुंचा दे जहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि इनके मरने के बाद में तो हम और डिक्लाइन में ही जाएंगे। और शायद इसी वजह से ये भी कह रहे हैं ना कि हम एम्पर से पहचान कर ले, क्योंकि इनकी एब्सेंस में एम्पर ही है जो कि हमारी हेल्प करेंगे। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मैं समझ सकता हूँ एक लीडर के तौर पे तुम्हारे ऐसा सुनना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और अभी ऐसा सुन के ना तुम काफी परेशान भी हो रहे होगे क्योंकि सच में इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर अगर मैं सच कहूँ ना तो हम और वेट नहीं कर सकते। अभी ये काम करने का बिल्कुल सही वक्त आ चुका है, और कभी कभी कुछ काम ना वक्त पे तो बेटर रहता है। झुकते हुए लीडर बोल रहे होते हैं, हाँ एंसेस्टर मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, मुझे पता है कि सारे काम वक्त पे हो जाए तो बेटर होता है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मैं ये गारंटी कर सकता हूँ अगर तुम उन एम्पर की गाइडेंस को ना काफी से सीखते हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा।
ऐसे तुम स्वॉर्ड कल्टीवेशन की ना पीक पे भी जा सकते हो और हमारा वांगजान सेट फ्यूचर के अंदर काफी आगे जा सकता है। एटलीस्ट ऐसे में अगले 5000 साल तक हमारा वांगजान सेट काफी आगे रहेगा और इसका नाम ना कभी डिक्लाइन में नहीं जाएगा। शौक होते लीडर बोल रहा होता है, क्या पूरे 5000 साल? लीडर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? 5000 साल तक हम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बड़ी चीज के बारे में तो मैं सोच नहीं पाया था। लीडर जियान सोच रहे होते हैं कि वैसे एंसेस्टर को ये बात नहीं पता है कि जो एम्परर है ना वो किसी से भी नहीं मिलते। वो दोनों हॉयलेट काफी चालाक है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो एम्परर से किसी को मिलने ही नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना लीडर को प्रोवोक करता हूँ। मेरे एक आइडिया की वजह से यहाँ पे लीडर ना एम्परर से मिल भी लेंगे और सभी लोगों के सामने ना ये प्रूव भी हो जाएगा कि हमारे लीडर है वो काफी पावरफुल है और हमारा जो वांगजान सेट वो पर्पल ग्रीन होलैंड से काफी आगे है। हालांकि अपने काम के लिए ना मुझे झूठ तो कहना पड़ेगा, पर चलो कोई बात, मुझे पक्का से भरोसा कि बाद में एंसेस्टर है वो मुझे माफ कर देंगे। वैसे भी झूठ के बदले में जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत बड़ी मिलने वाली है। झुकते हुए लीडर जियान बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर आपको पता है मेरे पास में काफी कमाल का प्लान है, हो सकता है कि मेरे इस प्लान की वजह से ना ब्रेक थ्रू भी कर जाओ। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा आइडिया है जो कि मुझे ब्रेक थ्रू करा सकता है? मैं ना पूरे 1000 साल से सेक्लूजन में हूँ लेकिन फिर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे खड़े खड़े तुम्हारे पास क्या आइडिया आ गया? लीडर बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर आपको याद है मैंने आपको पर्पल ग्रीन होलैंड के बारे में बताया था। आपको पता है उनमें और हमें ना एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। वैसे जो टाइटन होलैंड है उनको भी एम्परर की ब्लेसिंग मिल रखी है, लेकिन टाइटन होलैंड की वजह से हम लोगों पे ना कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा क्योंकि जो हम दोनों के कल्टीवेशन के तरीके हैं वो बिल्कुल ही अलग है। पर अगर यहाँ पे बात की जाए पर्पल ग्रीन होलैंड की तो बिल्कुल हमसे ही सेम है। हम लोग भी यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स हैं और वो लोग भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स हैं। हालांकि अपने होलैंड के अंदर वो लोग बाकी चीजों को भी कल्टीवेट करते हैं, लेकिन स्वॉर्ड कल्टीवेशन को ना काफी अहमियत देते हैं जैसे कि हम लोग देते हैं। आपको पता है कुछ दिनों पहले ना होइलॉर्ड ज़ुज़िटियान को एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट मिल गया था और उसी आर्टिफैक्ट की वजह से उनके होलैंड की जो फेम थी वो काफी आगे आ गई। आपको पता है एक दिन अचानक से जो पर्पल ग्रीन होलैंड है वो काफी चमकने लगा। उस वक्त ना रात का टाइम हो रहा था लेकिन उनके होलैंड के अंदर से काफी कमाल की एनर्जी बाहर निकल रही थी और उसके बाद से इस पूरी एनर्जी ने ना उनके होलैंड को घेर रखा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एनर्जी ने उनके जो होलैंड था उसको इस वर्ल्ड से बांट दिया है और वो एनर्जी स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या? पर मुझे ना तुम पहले एक चीज बताओ, तुम यहाँ पे जिस एम्परर की बात करो, जिस एनर्जी की बात कर रहे हो, दोनों में से पावरफुल क्या चीज है? मुझे ना पहले किसके पास जाना चाहिए? क्या मैं एम्परर के पास जाऊँ टीचिंग लेने के लिए या फिर मैं पहले इस एनर्जी के पास ब्रेक थ्रू करने के लिए? लीडर जियान बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों की एनर्जी ना बराबरी पर है। जो होली मास्टर ज़ुज़िटियान ने कंफर्म किया था कि उनके पास में ना एक बेहद ही कमाल का आर्टिफैक्ट है जो किसी की भी स्वॉर्डमैनशिप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। उसके बाद सभी लोगों को लग रहा है कि स्वॉर्डमैनशिप के लिए ना सबसे बेस्ट जिकिन होलैंड ही है और सभी लोगों ने हमारे पास में आना ही बंद कर दिया। सभी लोग कहते हैं कि पर्पल ग्रीन होलैंड स्वॉर्डमैनशिप के लिए सबसे बेस्ट है। अब तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको स्वॉर्डमैनशिप का ना टेम्पल भी कह रहे हैं और इसी वजह से हमारा सेट खाली होता गया और उनका सेट बढ़ता गया। ये सब कुछ ना उस एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि उनके पास में कौन सा आर्टिफैक्ट है, उसमें से कैसी एनर्जी निकलती है, लेकिन उसके बारे में ना मैंने बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं और पता नहीं कहां से उनके पास में ना इतना कमाल का आर्टिफैक्ट आया है। पर उन्होंने सभी से कहा है ना कि उनका सेट सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप के लिए और उनकी ये स्टेटमेंट ही ना हम लोग कमजोर कर रही है। चिढ़ते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, क्या उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने सभी लोगों से ये कह दिया कि वो बेस्ट है। आखिर हमारे रहते हुए ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो बेस्टेस्ट है? और ये बोलना कि उनका होलैंड स्वॉर्डमैनशिप के लिए एक टेम्पल है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को ना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम यही रुको, मैं जा रहा हूँ लोगों के पास में। मैं भी देखता हूँ कि आखिर उन लोगों को ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसकी वजह से वो खुद के सेट को एक टेम्पल बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। और ऊपर से मुझे ये भी देखना है कि आखिर जो उनकी अपॉर्चुनिटी है वो कितनी कमाल की है। ये बोलते हुए जो एंसेस्टर होते हैं वो वहाँ से निकल गए होते हैं। लीडर जियान बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बात कह के हमारे जो एंसेस्टर है ना उनका ध्यान भटका दिया और ऊपर से मैंने पर्पल ग्रीन होलैंड वालों के लिए ना दिक्कतें भी खड़ी कर दी है। अब सारे बच्चे जो हम लोग काफी वीक समझते थे उनको पता चला कि हमारे पास में एक बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर है जिनके सामने ना जिकिन होलैंड नहीं टिक सकता और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास में आएंगे। अगर मैं सही कहूँ तो मैंने यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किए हैं। कभी कभी तो लगता है ना कि मैं एक जीनियस हूँ, सिर्फ इस सेट की वजह से मैंने खुद को रोक रखा है, वरना मेरे दिमाग की वजह से ना इस वर्ल्ड में तबाही आ जाती। सीन जो होता है मैं जिकिन होलैंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एंसेस्टर को जो कि होलैंड काफी करीब आ गए होते हैं। रुकते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि क्या कमाल की पावर है। अभी मैं इस होलैंड से ना तकरीबन 1 माइल दूर हूँ और अभी से इसकी पावर्स को ना मैं काफी ज्यादा इजीली फील कर पा रहा हूँ। देख के लग रहा है जो ये स्क्रोल है इसी के अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है और शायद यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में ना जियान बता रहा था। मानना पड़ेगा कि स्क्रोल की एनर्जी बहुत ही कमाल की है। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए ना ये बहुत ही कमाल की ब्लेसिंग है। हमारा जियान तो गलत नहीं कह रहा था। मुझे यहाँ पे इस सेट के अंदर जाना पड़ेगा।
मैं यहाँ पे इसके जितना पास में जाऊंगा उतनी पावर को मैं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। तभी चिकन हुईलैंड की तरफ से एंसेस्टर पे अटैक हो जाता है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी अटैक ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वहाँ पे चिकन हुईलैंड के बहुत सारे एल्डर्स एंसेस्टर को घेर लेते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।